Hello, dear friends and students. Greeting of the day. Welcome to Judicial Adda. In this video, we are going to discuss a very important topic of Indian Contract Act 1872, that is indemnity. But before that, we are going to discuss the basic structure of this act. क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उस एक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, how many chapters are there, how many sections are there, how these sections and chapters have been categorized and designed in that particular act, etc. So far as Indian Contract Act is concerned, we can broadly categorize it into two parts, that is general rules of contract and special types of contract. Chapter 1 to 6 explain the provisions regarding to general rules of contract and corresponding sections are section 1 to 75. Whereas chapters 7 to 11 explain the provisions pertaining to special types of contract and corresponding sections are section 76 to 266. In this video, we are not going to discuss the general rules of contract in detail. Rather, we are going to focus on special types of contract because indemnity is one of the special types of contract. So again, we can categorize special types of contract into 5 parts, that is chapter 7, 8, 9, 10 and chapter 11. चैप्टर 7 में सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे, बट एज ऑफ नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील कर दिए गए हैं और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है जिसको हम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं. सो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस हम उसी एक्ट में पढ़ेंगे. चैप्टर 8 में इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में डिस्कस किया गया है एंड करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 124 टू 147. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेक्शन 124 इन डिटेल. चैप्टर 9 में बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में बताया गया है एंड करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 148 टू 181. चैप्टर 10 में एजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है. अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and corresponding sections are section 182 to 238. And last chapter, that is chapter 11, इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे, बट एज ऑफ नाउ ये भी अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील कर दिए गए हैं और एक सेपरेट एक्ट दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया है. सो पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हम उसी एक्ट में पढ़ेंगे. लेट्स कम टू द मेन टॉपिक दैट इज इंडेमनिटी. अगर हम इंडेमनिटी को जनरल सेंस में समझने की कोशिश करें तो इट मीन्स टू मेक कंपनसेशन फॉर लॉस और टू मेक गुड द लॉस, और वी कैन से इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉस और डैमेज. मीनिंग देयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये एश्योरेंस दे रहा होता है कि अगर उसको यानी कि दूसरे पार्टी को कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो फर्स्ट पार्टी उस लॉस को कंपनसेट करेगी, उस लॉस की भरपाई करेगी. लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन टू मेक इट मोर क्लियर. सेक्शन 124 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड इट सेज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो हमें ये पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये प्रॉमिस करता है कि अगर उसको यानी कि दूसरे पार्टी को कोई लॉस होता है प्रॉमिसर की कंडक्ट की वजह से या किसी अदर पर्सन की कंडक्ट की वजह से, तो ऐसे केस में फर्स्ट पार्टी जो कि प्रॉमिस कर रहा है सेकंड पार्टी को कंपनसेट करेगा, उसके लॉस की भरपाई करेगा. ऐसे प्रॉमिस को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं. एंड द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू कंपनसेट द लॉस इज कॉल्ड एज इंडेमनिफायर एंड द पर्सन whose loss is compensated is known as indemnity holder. आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं.
मान लिया मिस्टर एक्स कोई कार परचेस करते हैं और कार परचेस करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं कार का इंश्योरेंस कराने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर एक्स से प्रॉमिस करती है कि सर अगर आपका फ्यूचर में एक्सीडेंट हो जाता है और कार को कोई डैमेज होता है, आपको कोई लॉस होता है, तो इस केस में हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपके लॉस की भरपाई करेंगे। इस प्रॉमिस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। इस एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स इंडेमनिटी होल्डर हैं और इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर है। अगर हम डेफिनेशन को और एनालिसिस करें तो हम इससे इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को समझने के लिए हमें उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली 4 एलिमेंट्स को हम डेफिनेशन से कंस्ट्रू कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट एलिमेंट इज इट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 persons। अगर हम डेफिनेशन को एनालाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज इट मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 persons। जब हम ये कहते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि वट एवर द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन जनरल कॉन्ट्रैक्ट, द सेम प्रोविजंस शैल अप्लाई ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑल्सो। जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं हो सकती। आपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा और उसमें यह भी पढ़ा होगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दीज आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो इन द सेम मैनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। मान लिया मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि आप मिस्टर सी का मर्डर कर दो और अगर आपको फ्यूचर में लॉस होता है तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा। आपको अगर इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, आपको मॉनेटरी टर्म में कोई लॉस होता है, तो मैं आपके लॉस की भरपाई करूंगा। सुनने में लगता है ये कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, एक पार्टी है दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है उसके लॉस की भरपाई करने के लिए, बट लीगल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है क्योंकि इसका पर्पस लॉफुल नहीं है। इफ पर्पस इज नॉट लॉफुल, it can't be a contract. Once it's not a valid contract, we can't say that it's a contract of indemnity. That is the first essential element. Second element is one person must promise to save other from loss. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमेशा एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये प्रॉमिस कर रहा होगा कि वो उसके लॉस की भरपाई करेगा। थर्ड एलिमेंट इज द लॉस मस्ट बी कॉज टू इंडेमनिटी होल्डर। मीन्स कि जो लॉस होगा वो इंडेमनिटी होल्डर को अगर हुआ है तो ही इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेट करेगा। और ये बात डेफिनेशन से ही निकल के आती है। डेफिनेशन में लॉस कॉज टू हिम वर्ड्स का यूज किया गया है। हिम मीन्स इंडेमनिटी होल्डर, मीनिंग देयर बाय कि अगर लॉस इंडेमनिटी होल्डर को ना होते हुए किसी थर्ड पार्टी को हुआ है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्टी है ही नहीं, तो इस केस में भी लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंडेमनीफायर बाउंड नहीं होगा। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि लॉस हमेशा इंडेमनिटी होल्डर को होना चाहिए। And the fourth element is loss must be caused by the conduct of the promisor himself or any other person। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो लॉस होगा इंडेमनिटी होल्डर को, वो या तो कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर यानी कि इंडेमनीफायर की कंडक्ट की वजह से हुआ हो या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुआ हो, तो ही इंडेमनीफायर उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा।
मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ। मान लिया वो लॉस ना तो इंडेमनीफायर के कंडक्ट की वजह से हुआ है, ना ही किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुआ है। हो सकता है लॉस नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुई हो, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुई हो, डिसास्टर की वजह से हुई हो। तो इस केस में ऐसे लॉस को हम डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो लास्ट एलिमेंट हम कह सकते हैं कि लॉस हमेशा प्रॉमिसर के कंडक्ट से होना चाहिए या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट से होना चाहिए, तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के डेफिनेशन में ये फिट आएगा। इसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे केसेस बता सकते हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे लॉस हो रहे हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में इंडेमनीफायर shall not be responsible to make compensation to indemnity holder। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। Loss which are not included in definition, the first one is where loss is not caused by the conduct of indemnifier or any other human being। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। Second one is where loss is caused by act of God or natural phenomena or disaster। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। And the third case is where loss is caused to third party, यानी कि ऐसा लॉस जो थर्ड पार्टी को हुआ है, इंडेमनिटी होल्डर को नहीं हुआ, तो इस केस में भी इंडेमनीफायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। फ्रेंड्स, सो फार एज वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर, essential elements of contract, and laws which are not included in contract of indemnity. In our next video, we will discuss section 125, that is about right of indemnity holder. If you want to know about Judicial Adda, you may kindly visit to our official website, that is www.judicialadda.in. And please like, subscribe and share my videos. Thank you so much.